हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, ये डे 7 असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द पोर्शन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है देख लो, जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? द पोर्शन ऑफ द लाइन, ये लाइन गिवन है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 इज। देखो बच्चे, एक लाइन हमारे पास गिवन है। अब इस लाइन को अगला दो लाइन क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और दोनों लाइन कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। ठीक है, पहला कंडीशन। तो क्या बोल रहा है? द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो हमें क्या करना है? दोनों L1 लाइन और L2 लाइन के बीच का जो एंगल है उसका tan वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहली हमारे पास लाइन है, इसमें हमने x को 0 किया, y निकाला, y को 0 किया, x निकाला। ठीक है, ये लाइन हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद जो एक लाइन को हमने L1 मान लिया, एक लाइन को हमने L2 मान लिया। ये L1 लाइन एंड L2 लाइन, ठीक है, इसको क्या कर रहा है? लाइन, इसको सपोज दैट हमने ए बी मान लिया। तो लाइन ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है एंड दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो L1 लाइन है वो ए बी को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए बी को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें इसी एंगल, ये जो दोनों लाइन के बीच का एंगल है ना थीटा, इसी एंगल का टेंजेंट वैल्यू चाहिए। तो अब देखो क्या है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों पार्ट इक्वल है। तो P जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 रेशियो में। ए पी अपॉन पी बी क्या हो जाएगा? 1:2। जो क्यू पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तो यहाँ से तुम क्या करो? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ पे तुम अगेन इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। अब अगर मैं, ये ओरिजिन है हमारा, इस लाइन L1 का अगर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो क्या होगा? 8/3 माइनस 0 अपॉन 5/3 माइनस 0। तो ये हमें मिल गया L1 लाइन का स्लोप, जिसको हमने M1 बोल दिया। फिर हमने क्या करना है? L2 लाइन का स्लोप निकालना है, जिसको हमने M2 बोल दिया। अब जब हमें स्लोप दोनों लाइन का मिल गया तो tan थीटा एक्यूट एंगल क्या होता है? मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। M1 M2 का वैल्यू हमने प्लग किया तो आंसर क्या आ गया? 30/40, मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस containing the origin, the set of all values of a for which the points a square a plus 1 lie in R। बोल रहा है क्या कि जो R है, कैपिटल R है, ये इंटीरियर रीजन है इन दोनों लाइंस के बीच का। जैसे अगर मान लेते हैं ये दो लाइंस है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का ये इंटीरियर रीजन है और ये क्या हमारा एक्सटीरियर रीजन है। तो R इज द इंटीरियर रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों लाइंस का जो इंटीरियर रीजन है उसी के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए पॉइंट का हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना है फॉर विच द पॉइंट ए स्क्वायर ए प्लस 1 लाई इन आर। देखो क्या है, पहला लाइन ये गिवन है, x को 0 करके y निकाला, y को 0 करके x निकाला, तो ये आ गया हमारा पहला लाइन। ठीक है, दूसरा ये आया हमारा पहला लाइन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड लाइन है, इसमें x को 0 करके y निकाला, y को 0 करके x निकाला, तो ये आ गया हमारा दूसरा लाइन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ओरिजिन जो है इन दोनों लाइंस में साफ साफ दिख रहा है। देखो, ओरिजिन इन दोनों लाइंस के इंटीरियर रीजन पे, ये इंटीरियर रीजन इसमें लाई कर रहा है। तो हमें a का वैल्यू निकालना है फॉर विच द पॉइंट लाई इन आर। अब देखो बेटा, होता क्या है कि ओरिजिन तो इन दोनों लाइंस के इस इंटीरियर रीजन में है और हमें क्या करना है? ए का ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना है सच डैट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये भी दोनों लाइंस के इंटीरियर रीजन पे हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर कोई भी दो पॉइंट किसी लाइन के इंटीरियर रीजन पे है तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लाइन के एक्सप्रेशन में डालो और मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये देखो, ये हमारे पास जो लाइन L1 है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है 3x माइनस वाई प्लस 1।
ठीक है, ये लाइन L1 का एक्सप्रेशन है और हमें पता है कि इस लाइन के इंटीरियर रीजन में क्या है, ओरिजिन भी है और ये भी पॉइंट है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ डालो इस एक्सप्रेशन में और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालो इस एक्सप्रेशन में, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चे वो पॉजिटिव होगा। देखो ओरिजिन अगर डालेंगे ना इसमें तो क्या मिलेगा 1, तो यहाँ आ गया 1, और इसमें x की जगह क्या डालेंगे a² और y की जगह क्या डालेंगे, यहाँ पे इस y की जगह a+1, ये डाल दिया। देखो 3a² x की जगह पे और y की जगह a+1 डाला, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें बच्चे a का पॉसिबल वैल्यूज़ आ गया। सेम लाइन में अगर हमने ओरिजिन और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाला सेकेंड लाइन के एक्सप्रेशन में, तो अगेन प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ डाला, ये हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव मिला, -5 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन लेस देन 0 हो गया। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, ये इनइक्वालिटी मिल गया। यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया, तो ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया, देख लो, तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस, एंड ये एक तो लाइन हो गया, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन एंड ये तीसरा लाइन, डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल इज पी, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पी इज। अब क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा के सभी रियल वैल्यूज के स्क्वायर का जो सम आएगा वो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। मान लेते हैं अल्फा के 2 रियल वैल्यूज आ रहे हैं बीटा गामा, तो पी क्या है हमारा, एक अल्फा का वैल्यू आ रहा है बीटा, एक अल्फा का वैल्यू आ रहा है गामा, तो पी क्या है हमारा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, अगर अल्फा का वैल्यू आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है बीटा गामा डेल्टा, 3 वैल्यूज आ रहा है, बीटा हो गया, गामा हो गया और ये डेल्टा भी हो गया, तो फिर पी क्या है हमारा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये बोला जा रहा है। पहले तो ये समझो। और कंडीशन में क्या गिवन है कि ये जो पहला लाइन है, ये जो दूसरा लाइन है और ये जो तीसरा लाइन है, ये तीनों लाइन जो है ना क्या है, ट्रायंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो हमें p का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो 2 लाइन गिवन है बच्चे, ये लाइन और ये लाइन, इसमें कोई भी यहाँ पे वेरिएबल पार्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड में अल्फा है, पहले में तो है ही नहीं, 2 में। अब इस लाइन का कोफिशिएंट क्या है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। इस लाइन में अगर तुम देखोगे तो ये दोनों लाइन हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसे इंटरसेक्टिंग है, a1/a2, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देख लो, यहाँ से a1 क्या है 2 और यहाँ से a2 क्या है 6, और ये नहीं इक्वल है। यहाँ से फर्स्ट लाइन से b1 क्या है -1, सेकेंड लाइन से b2 क्या है 3। देख लो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अब बताओ, ये जो तीसरा लाइन है, अगर 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और एक हमारे पास थर्ड लाइन और है, तो थर्ड लाइन इन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के साथ ट्रायंगल फॉर्म नहीं करे, इसका कंडीशन क्या होगा, ऐसे सोचो। ये देखो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स और तीसरा लाइन हमें ऐसा लेना है जो इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स के साथ ट्रायंगल फॉर्म नहीं करे। अगर तो वो लाइन यहाँ से पास कर जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पास कर जाएगा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से पास कर जाएगा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से पास कर जाएगा अगेन ट्रायंगल हो जाएगा। तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करे, इसका कंडीशन निकालना है। तो इसका कंडीशन देखो, एक कंडीशन ये होगा कि जो तीसरा लाइन है इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तीनों लाइन्स क्या हो जाएगा, कनकरेंट। तो पहला केस तो ये हो गया, क्या हो, पहला केस होगा कि तीनों लाइन्स कनकरेंट, इस केस पे काम करेंगे। दूसरा केस क्या होगा कि ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, ये जो पहला 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, अगर ये तीसरा लाइन इन दोनों लाइन्स किसी भी एक लाइन के पैरेलल हो जाए, या तो इसके पैरेलल हो जाए या तो इसके पैरेलल हो जाए, अगेन ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसको हम सेकंड केस में देखेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला केस है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, तो फर्स्ट केस में बोला लाइन्स आर कनकरेंट,
तो अगर कोई भी तीन लाइंस कंकरेंट होता है तो तीनों लाइंस में एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, ये जीरो होगा। तो फर्स्ट लाइन में कोफिशिएंट क्या है 2 - 1 3 लिख दिया फर्स्ट रो में, फिर क्या है 6 3 1 सेकेंड रो में, थर्ड में क्या अल्फा 2 - 2 थर्ड रो में, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमने बच्चे अल्फा का वैल्यू निकाल लिया 4/5, ठीक है। अब जो सेकेंड केस में क्या होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और या इसके पैरेलल होना चाहिए। तो देखो पहले लाइन को इस लाइन को इसके पैरेलल किया, तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है बच्चे? पैरेलल का कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये होता है पैरेलल का कंडीशन। तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वलिटी से निकालेंगे ना। तो यहाँ से हमने क्या किया α/2, ठीक है, और यहाँ से 2/-1 ये कर दिया एक कंडीशन, बिकॉज हमें नॉट इक्वल वाले में जाना ही नहीं है, हमें तो अल्फा का वैल्यू चाहिए ना। फिर दूसरे केस में क्या किया α/6 2/3, बेटा यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया 4, यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया -4, तो अल्फा के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ मिले? 3 पॉसिबल वैल्यूज़ मिले। और p है क्या? अल्फा के सभी पॉसिबल वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम। तो पहला पॉसिबल वैल्यू मिला 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, -4 का स्क्वायर कर दिया, 4/5 का स्क्वायर कर दिया। इसको जब हमने ऐड किया तो 32 + 16/5, हमें तो p का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 32 + 16/5। फिर हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो हमारा इंटीजर होता है वो क्या होता है, GIF से बाहर निकल जाता है, तो ये 32 बाहर आ गया। 16/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, तो आंसर हो गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। सपोज y इज इक्वल्स टू x इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B and the equation of the side AC is 2x minus y is equals to 2. If 2AB is equals to BC and the point A and B are respectively 4 6 and alpha beta, then alpha plus 2 beta is equals to, देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, y इज इक्वल्स टू x, जो लाइन है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, तो ये हमारा एंगल B, इसका जो बाइसेक्टर है ये कौन सा लाइन है? y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, साइड ऑफ AC, ये जो AC साइड दिख रहा है इसका इक्वेशन क्या गिवन है? 2x - y इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। फिर बोल रहा है कि 2AB इज इक्वल्स टू BC, 2AB इज इक्वल्स टू BC एंड द पॉइंट A एंड B आर रेस्पेक्टिवली, A और B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखो तुम यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें ये याद होगा 9th 10th क्लास में एक ज्योमेट्री पढ़ाते थे, ज्योमेट्री का एक थ्योरम होता था कि अगर ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, मान लेते ये पॉइंट P है, तो हम ऐसे लिखते थे AB/AC इज इक्वल्स टू BP/PC। एक हम ये कंडीशन लेते थे ऐसी, AB/AC इज इक्वल्स टू BP/PC, ये हमारा बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद होना चाहिए। अब जहाँ तुम ये देखो कोऑर्डिनेट किसका किसका गिवन है, एक इसका कोऑर्डिनेट गिवन है और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गिवन है, हमें अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये लाइन हमारा y इज इक्वल्स टू x है और इसका इक्वेशन गिवन है, तो y इज इक्वल्स टू x और इस AC के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज y इज इक्वल्स टू x और AC इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। एक तो बात ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि ये हमारे पास रेशियो गिवन है AB/, इस रेशियो से अगर तुम निकालोगे AB/BC किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के, ठीक है। और AB/BC ये किसके इक्वल होगा? AD/DC के भी इक्वल होगा, अभी बताया बाइसेक्टर थ्योरम से। तो ये किसके इक्वल होगा? AD/DC, इसके भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है कि AD/DC इसका भी रेशियो 1:2 है, तो यही चीज़ लिखा है AD/DC इज इक्वल्स टू AB/BC 1:2, तो AD/DC ये भी आ गया। अब AD/DC ये 1:2 है, तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन अप्लाई करके हम C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने अल्फा डेल्टा मान लिया, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं
इंटरनल डिवीज़न अप्लाई कर रहे हैं। 1 को गामा से मल्टीप्लाई किया गामा, 2 को किया हमने किससे मल्टीप्लाई 4 से, तो 8/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 2। यहाँ से हमने क्या किया, इंटरनल डिवीज़न अप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल हो गया 2 के। फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा प्लस 12/3 ये किसके इक्वल हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें गामा डेल्टा आ जाएगा, तो गामा डेल्टा क्या आ गया -2 -6। अब हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गिवन है, हमें अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स पर। तो अगर ये y इज इक्वल्स टू एक्स पे लाई कर रहा है तो इस केस में अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है। अल्फा की जगह तुम बीटा लिख सकते हो और बीटा की जगह अल्फा लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, ये रेशियो किया AD/DC 1:2 इसके इक्वल किया, तो AD/DC, AD/DC ये क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला AD निकाला, डिस्टेंस फार्मूले से DC निकाला, डिस्टेंस फार्मूले से 1/2 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे जो बीटा दिख रहा है इसकी जगह क्या डाल दिया अल्फ़ा, सॉल्व किया तो अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक मिल गया, अल्फ़ा का वैल्यू निकाला तो हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस 2 वैल्यू मिला, एक तो 2 मिला, एक 14 मिला। अब हमें अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, बीटा की जगह हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा। ठीक है, अब एक बार हमने अल्फ़ा का जो वैल्यू 2 है ये डाला, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और दूसरा अल्फ़ा की जगह 14 डाला तो क्या आ गया 42। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन में 6 और 42 है क्या, तो 6 तो कहीं नहीं है बट ये 42 है, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर इसमें 42 की जगह यहाँ पे 6 होता तो भी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अगर 6 भी होता 42 भी होता तो 2 ऑप्शन करेक्ट होता, तब ये मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में 5a,4 be the circumcenter of a triangle with the vertices a, -2, b a,6 and a/4, -2. Let alpha denote the circumradius, beta denote the area and gamma denote the perimeter of the triangle. Then alpha plus beta plus gamma का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में देखो बच्चे, ये जो है ये सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का, तो सर्कम सेंटर को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया सर्कम सेंटर। वर्टिसेस गिवन है ए के टर्म में ट्रायंगल का, तो देखो ये वर्टिसेस लिख लिया हमने। अब अल्फा क्या बोल रहा है, सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। ये सब क्या हो गया, सर्कम रेडियस हो गया, ये तीनों इक्वल होगा। बीटा क्या बोल रहा है, इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और गामा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले देखो क्या है, ए ओ का वैल्यू और ये बी ओ का वैल्यू सेम होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल गया 8। ठीक है, तो ए का वैल्यू 8 मिल गया, तो इनफैक्ट हमें पहला वर्टेक्स भी मिल गया, दूसरा वर्टेक्स भी मिल गया, तीसरा वर्टेक्स भी मिल गया और सर्कम सेंटर भी मिल गया। सब में एक ही जगह 8 डाल दो, आ जाएगा। अब सर्कम रेडियस निकालना है, यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा 5,2 और यहाँ पे डालोगे तो 8,6। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो तो सर्कम रेडियस आ गया। ठीक है, अब फिर ट्रायंगल फार्मूला यूज़ कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये जो 10th क्लास में सिखाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 24, यहाँ से सर्कम रेडियस आ गया 6, मतलब सर्कम रेडियस आ गया 6 और बीटा क्या हमारा, बीटा है एरिया, एरिया आ गया हमारा 24। तो तीनों चीज़ आ गया। अब तीनों को ऐड कर दो। 5 हमारा क्या आ रहा है, 5 हमारा है सर्कम रेडियस, ठीक है, और गामा क्या है हमारा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी तीनों को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। ये भी 24 आ रहा है पेरीमीटर भी, एरिया भी 24 आ रहा है, सर्कम रेडियस 5 आ रहा है, ऐड कर दो आ जाएगा 53। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन में क्या बच्चे, एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और 2 लाइंस गिवन है।
इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें 2x माइनस 3y प्लस 28 से निकालना है, ठीक है। बट किसके पैरेलल होना चाहिए? इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर ये लाइन हमारा ऐसे होता तो फिर ये डिस्टेंस निकालना होता, पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या कि अगर मान लेते हैं कि ये जो पी क्यू का स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, हमने क्या किया, ये जो पी क्यू लाइन है इस पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि ये r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट क्यू इस पी क्यू लाइन पर ये r डिस्टेंस पर है पॉइंट क्यू, ठीक है। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन से? क्या होगा 2 प्लस आर कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 3 प्लस आर साइन थीटा, यही हो जाएगा। और थीटा हम लोग कहाँ से लेंगे? बिकॉज ये पी क्यू इसके पैरेलल है, तो यहाँ से टेन थीटा निकालो, इस लाइन से टेन थीटा निकालोगे तो आ जाएगा √3, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो, तो P प्लस आर कॉस थीटा का वैल्यू डाल दो 1/2, साइन थीटा का वैल्यू डाल दो √3/2, तो P पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया। P नहीं, ये आया हमारा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये आ गया हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जो पॉइंट Q है वो किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो Q पॉइंट को डाल दिया हमने लाइन पे, तो यहाँ से R का वैल्यू आ गया हमें, कैलकुलेट कर लो 4 + 6 √3, ऑप्शन डी। सपोज दैट किसी स्टूडेंट को ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं आता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या करो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म से ना इस पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिख लो। कैसे लिखोगे? पी पॉइंट तो गिवन है, स्लोप के लिए इस लाइन को यूज़ कर लो, बिकॉज ये जो पी क्यू है इस लाइन के पैरेलल है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिख लो। तो पी क्यू लाइन का इक्वेशन मिल गया, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब जब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A9,0 मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। If this line is rotated about A through an angle 15 degree in clockwise direction, then its equation in the new position is। सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन है जो A 9,0 पॉइंट से पास कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ये हमारा एक्स एक्सिस पर होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब ये लाइन है हमारा 9, A से पास कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब इसी लाइन को हमने 15 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो ये नया पोजीशन आ गया लाइन का। अब ये जो लाइन है ये भी 9,0 से पास कर रहा है, बट एंगल ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री से ये रोटेट किया है, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस लाइन का जो न्यू लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे tan A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये जो न्यू पोजीशन है लाइन इसका स्लोप आ जाएगा। इसका पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू Z, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हमारा इंटीजर है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा के टर्म में गिवन है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गामा डेल्टा है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 है, बी द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये एक पैरेललोग्राम ABCD का वर्टेक्स गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि AB का वैल्यू 10 है एंड द पॉइंट A एंड C, A और C जो पॉइंट है लाई ऑन द लाइन दिस, देन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बच्चे पैरेललोग्राम गिवन है जिसके चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है। एक कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा में है, एक अपोजिट कोऑर्डिनेट गामा डेल्टा में, और एक डायगोनल का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू निकालो। बेटा ये देखो, ई हमारा क्या होगा AC का मिड पॉइंट और ई जो होगा ये BD का भी मिड पॉइंट। तो यहाँ से तुम क्या करो, इसमें AC पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस बीटा बाई 2, ये E का कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2, 2 + 0/2, ये दोनों E का कोऑर्डिनेट है। अब इसको इक्वेट कर दो,
अल्फा प्लस गामा बाई टू 1 के इक्वल होगा, बीटा प्लस डेल्टा बाई टू 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 आ गया, बीटा प्लस डेल्टा का वैल्यू 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गया। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, लेट A1 A2 से लेके A10 बी 10 ऑब्जर्वेशंस, ये 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सच डैट सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 10 ए के 50। मतलब क्या है, इन 10 ऑब्जर्वेशंस का सम गिवन है 50, ठीक है। ये क्या चीज़ है बेटा, ये ऐसे लिखा है ना, सिग्मा ऐसे लिखा है, देखो ये के फॉर ऑल, देखो ये क्या गिवन है, फॉर ऑल के लेस देन जे ए के इंटू ए जे इज इक्वल्स टू 1100। अब ये है क्या चीज़ सिग्मा, ये समझो। ये एक्चुअल में क्या गिवन है, इन 10 ऑब्जर्वेशन में से किसी भी 2 ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का सम गिवन है और ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसे गिवन है, A1 A2 A2 A3, ये गिवन है हमारा A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A9 A10 प्लस A7 A9, ऐसे गिवन है, ठीक है। कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होना है, A1 इंटू A1 नहीं होना चाहिए, A2 इंटू A2 नहीं होना चाहिए, A9 इंटू A9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गिवन है 1100। अब देखो क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन का सम गिवन है, 2 ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट गिवन है। अब ये बताओ A1 प्लस A2 प्लस A10 इसका स्क्वायर क्या है, ये 50 गिवन है, सम तो 50 गिवन है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2500। अब इसके स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर और 2 सिग्मा, यही 2 ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का सम क्या गिवन है, 1100, वो डाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2500 के इक्वल। तो 2500 माइनस 2200 300। कहने का मतलब है कि सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम हमें 300 मिला। अब बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। तो सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है 300, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, सभी ऑब्जर्वेशन का सम है 50, क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो ये हो गया मीन, तो मीन का स्क्वायर किया, कैलकुलेट करोगे √5, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वेयर फाउंड टू बी 12 and 13 रेस्पेक्टिवली। 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 12 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। On rechecking, it was found that an observation was read as 10 in place of 12. If mu and sigma square denote the mean and variance of the correct observation respectively, then 15 mu plus mu square plus sigma square का वैल्यू निकालना है। बेटा ये 2024 का क्वेश्चन है जेई मेंस शिफ्ट 2 का, और मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी चेंज कर दिया है थोड़ा सा, मीन और डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ना, करेक्ट मीन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15, तो एन का वैल्यू है 15। जो इनकरेक्ट मीन है उसको हमने म्यू डैश माना, और जो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा डैश माना। तो इनकरेक्ट मीन क्या है हमारे पास 12, तो इनकरेक्ट मीन क्या होगा, सिग्मा xi अपॉन 15, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा xi क्या आ गया 180। अब ये जो सिग्मा xi है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज हमें क्या है, हमने 10 को गलती से 12 रीड कर लिया है, तो ये इनकरेक्ट सिग्मा xi है, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे,
जो हमने गलती से रीड किया है उसको हटा दो, 10 को गलती से रीड किया माइनस कर दिया, होना क्या चाहिए 12 ऐड कर दिया, तो ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई आ गया। अच्छा यहाँ पे ये सही लिखा था, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या होगा, ये आ गया हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आई। ठीक है, अब उसके बाद म्यू क्या है हमारा, मीन फाउंड टू बी 12 एंड 3, तो ये करेक्ट मीन आ गया, करेक्ट सिग्मा एक्स आई आ गया, उसको 15 से डिवाइड कर दिया तो करेक्ट मीन आ गया। अब ये बताओ इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसमें क्या डालेंगे, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन 15 माइनस इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन गिवन है 12, तो इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर क्या हो गया 144। तो बच्चे ये इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ से हमने सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाला, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसको भी करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया, -10 स्क्वायर किया प्लस 12 स्क्वायर कर दिया, तो ये करेक्ट वाला क्या आ गया हमें, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो करेक्ट वाले सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो वेरिएंस क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या, हमें यहाँ से मिल गया सिग्मा निकाल लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोल रहा है, म्यू करेक्ट मीन को बोल रहा है, और सिग्मा स्क्वायर क्या बोल रहा है, करेक्ट वेरिएंस को बोल रहा है। तो हमने करेक्ट मीन भी निकाल लिया, करेक्ट वेरिएंस भी निकाल लिया, अब इसका वैल्यू निकाल लो, थोड़ा यहाँ पे लास्ट में कैलकुलेशन है। ठीक है, ये कैंसिल वैंसिल होके आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।